गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रेंड्स। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता। उसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और समांतर प्लेट संधारित्र कब पढ़ा था? जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो। अब यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या हो, कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो या कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव। कि परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट IMP, अच्छा टॉपिक है। इसको हम निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। ये कोई संधारित्र की प्लेटें, ठीक है। इस पर है धनावेश, और इस दूसरी प्लेट पर है ऋणावेश। इस पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। इस पर आवेश घनत्व मान लेता हूं मैं सिग्मा प्लस का। इस पर है माइनस का सिग्मा, ठीक है। दोनों के मध्य की दूरी d है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया मैंने, ठीक है। दोनों प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ मैंने रख दिया, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था इससे पहले। दोनों प्लेटों के मध्य में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं? अब विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ई वेक्टर इधर की ओर, ई वेक्टर की दिशा इधर की ओर है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और वो किधर संरेखित हो जाते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये पढ़ा था कि नहीं? तो इसके जो अणु हैं वो इधर संरेखित हो जाएंगे। ये मैंने इसके अणु बना दिए। चित्र आपको समझना है। यदि आपका चित्र सही है तो समझो आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। तो चित्र ही समझना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट। ये मैंने परावैद्युत पदार्थ के अणु ले लिए, ठीक है। तो ये परावैद्युत पदार्थ है, मैं लिख देता हूं। ये कौन सा पदार्थ है? परावैद्युत पदार्थ। ऊपर लिख देता हूं, ये इधर लिख देता हूं। ये पदार्थ है परावैद्युत पदार्थ। हमने पढ़ा था जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अणु ध्रुवित हो जाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। पढ़ा था हमने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में पढ़ा था ना। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। पढ़ा था कि नहीं? तो ऐसे ही ये कोई परावैद्युत पदार्थ है ये वाला, ठीक है, जो बीच में रखा है। इसको जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा तो इसके अणु क्या हो गए? ध्रुवित। और किधर की दिशा में हो गए? बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, इधर हो गए।
ठीक है, सारे इधर हो गए। ठीक है यहां तक। अब देखो वाय विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा इधर है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसके जो अणु है, इसमें जो निकटवर्ती अणु है, अणुओं के जो आवेश हैं वो निकटवर्ती आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के। जैसे ये ऋणावेश है, ये धनावेश, ये धन ये ऋण, ये धन ये ऋण, धन ऋण धन ऋण धन ऋण, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त। ऐसे ये धन और ये ऋण, ये दोनों भी निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निकटवर्ती आवेश विपरीत प्रकृति के, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, निरस्त। और परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर, तो जो ये किनारा है इस पर तो कौन सा आवेश बचेगा, ऋणावेश, और इस किनारे पर बचेगा धनावेश। तो परावैद्युत पदार्थ का जो किनारा इधर वाला धनावेशित प्लेट के पास वाला किनारा तो हो जाता है ऋणावेशित, और ऋणावेशित प्लेट के पास वाला किनारा हो जाता है धनावेशित। ठीक है, तो जो ऋणावेशित वाला किनारा है उसको पृष्ठावेश घनत्व तो मान लेता हूं मैं सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी, और ये जो धनावेशित किनारा है उसका पृष्ठावेश घनत्व तो प्लस सिग्मा पी। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ है, एक सेकेंड, अब देखिए ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत का ये किनारा तो कैसा हो गया, ऋणावेशित, और ये किनारा हो गया धनावेशित। तो हम जानेंगे कि ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसकी दिशा किधर होगी, धन से ऋण की ओर, इधर से इधर की ओर हो जाएगी। उसको मैं मान लेता हूं ईपी वेक्टर, ईपी वेक्टर, और इसकी दिशा होगी इधर की ओर। ठीक है, ये इसका चित्र। यदि आपको ये चित्र समझ में आ गया तो समझो आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ईपी वेक्टर का मान हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन ई वेक्टर का मान, तो क्या होता है, ई वेक्टर बराबर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इधर की ओर हो गया, और ईपी वेक्टर बराबर होता है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ईपी वेक्टर का मान सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये पृष्ठावेश घनत्व तो मैं इधर लिख देता हूं नीचे, पदार्थ ये माइनस सिग्मा पी और ये प्लस सिग्मा पी। ठीक है, इसकी दिशा इधर की हो। ये चित्र है इसमें इंपॉर्टेंट। अब ये चित्र समझ गए तो समझो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो मैं दोबारा समझा देता हूं, एक बार चित्र को दोबारा समझ लीजिए। देखो चित्र में क्या है, हमारा है क्वेश्चन, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने संधारित्र की प्लेटें ले ली दो, एक प्लेट ये ले ली ए बी, नाम दे देता हूं मैं ए बी, और ये प्लेट है मान लीजिए सी डी। तो ए बी प्लेट पर तो है धनावेश और सी डी प्लेट पर है ऋणावेश। हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग आवेश होता है। तो इस प्लेट का तो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा प्लस का, और इसका है माइनस का सिग्मा। इसके बीच में ये हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ठीक है, ये कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया दोनों प्लेटों के मध्य, ये परावैद्युत पदार्थ रख दिया। हमने पढ़ा था प्लेटों के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा इधर की ओर होगी। अब ये जो हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है इसके अणु ध्रुवित हो जाएंगे और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इधर की ओर संरेखित हो गए, सारे हो गए कि नहीं। अब संरेखित हो गए तो संरेखित होने पर हमने क्या देखा कि इसके जो अणु हैं उन अणुओं के जो आवेश हैं, निकटवर्ती आवेश, वो परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं। इस अणुओं का निकटवर्ती, जैसे ये धनावेश है तो इस अणु का निकटवर्ती आवेश क्या है, ऋणावेश। धन और ऋण, ये धन और ऋण, धन और ऋण, धन और ऋण, धन ऋण, ये भी धन ऋण, तो ये क्या हो जाएंगे, निरस्त। ऐसे ही धन के पास ये ऋण है, ये धन के पास ये ऋण है, ये धन के पास ये ऋण है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, निरस्त। तो केवल इस अणु में तो इधर की ओर क्या बचा, ऋणावेश, और इधर की ओर क्या बचा, धनावेश। तो जो परावैद्युत पदार्थ का धनावेशित प्लेट के पास वाला किनारा है वो तो ऋणावेशित हो जाता है, और ऋणावेशित प्लेट के पास वाला किनारा कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ईपी वेक्टर, जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कैसी होती है, विपरीत।
और ईपी वेक्टर का मान ये होता है। ये हमने यहां तक कर लिया। यहां तक बिल्कुल सिंपल है, हमने कुछ ही नहीं किया है। और ये ही हम लिख देंगे थ्योरी में। थ्योरी में लिख देंगे चित्रानुसार, ये चित्र बना दिया, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर क्रमशः धनावेश और ऋणावेश है। दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तथा इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब इन अणुओं के निकटवर्ती आवेश विपरीत प्रकृति के होने के कारण क्या हो जाते हैं, इस परावैद्युत पदार्थ के जो निकट प्लेटों के पास वाले किनारे हैं वो आवेशित हो जाते हैं। प्लेट धनावेशित प्लेट के पास वाला किनारा ऋणावेशित हो जाएगा और ऋणावेशित प्लेट के पास वाला किनारा धनावेशित हो जाएगा, जिससे परावैद्युत पदार्थ में एक अन्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। और उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं ईपी वेक्टर बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो हो रहा है वो हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ईपी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आगे लिख देंगे हम प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ईपी वेक्टर बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, दोनों की दिशा क्या है, परस्पर विपरीत है। अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसको नाम देता हूं मैं E1। परिणामी विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दे देता हूं मैं, E1 बराबर ई वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर। इक्वेशन 3 में यदि हम मान रखेंगे, इक्वेशन 3 में मान रखने पर E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 बराबर आ जाएगा आपके सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, या सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4, ये प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, और यदि हम परावैद्युतांक की परिभाषा से लिखें तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये आ जाएगा माध्यम के लिए, तो परावैद्युत माध्यम के लिए आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ये भी E1 है, ये भी E1 है। ये तो हमने परावैद्युत माध्यम के लिए ऐसे निकाल लिया इसके आधार पर। और यदि हम किसी माध्यम के लिए निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। पढ़ा था कि नहीं हमने, एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात के लिए होता है, कोई और माध्यम हो तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो ये माध्यम के लिए डायरेक्टली हम यूज करते हैं। अतः इक्वेशन 4 और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अतः इक्वेशन
4 व 5 से क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये आ गया विद्युत क्षेत्र का मान। कब? जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या रखा हुआ हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ हो। तो हम देख रहे हैं कि जब परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र के मान में क्या आ रही है, कमी। जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर ये आ रहा है, और परावैद्युत पदार्थ रखने पर परिणाम विद्युत क्षेत्र ये आ रहा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो पहले का विद्युत क्षेत्र था उसमें से भी घट रहा है ना, तो विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो रही है, कमी। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 6 से स्पष्ट है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ उपस्थित होने पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के मान में क्या आ जाएगी, कमी। परिणाम विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है, और विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है तो विभव के मान में भी क्या होगी, कमी। और विभव के मान में कमी होगी तो विभव के मान में कमी होने से संधारित्र की धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले विभव V बराबर होता है E इंटू डी। संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर V बराबर E इंटू डी निकाला था हमने। अब E का मान कम होगा तो V का मान भी कम होगा, और विभव के मान में कमी होगी तो हमने पढ़ा था धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। यही पढ़ा था ना। तो विभव में कमी होगी तो धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो हम डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ उपस्थित होने पर संधारित्र की धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो जाएगी, कमी। आपसे पूछ लिया जाए कि विभव के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभव के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि, सॉरी कमी। विभव के मान में भी क्या हो जाएगी, कमी, और धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ये संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव हो गया है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक चीज और पूछते हैं, इसी से रिलेटेड, इसी में है वो आगे, वैद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक में संबंध। वैद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक में संबंध। वैद्युत प्रवृत्ति, वैद्युत प्रवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, काई ई, एवं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन आर में संबंध। अब इनमें क्या संबंध होगा, देखो समीकरण 6 हमने ये पढ़ा इक्वेशन 6 से। ठीक है, इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां तक। अब मैं सिग्मा पी को इधर ले जाता हूं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर को इधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर आ जाएगा सिग्मा पी। या मैं इसको इधर लिख देता हूं, सिग्मा पी को इधर लिख देता हूं, तो सिग्मा पी बराबर आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यहां तक। क्योंकि सिग्मा पी को इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो मैंने सिग्मा पी को पहले लिख दिया। ठीक है, यहां तक। अब ये जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी का मान ध्रुवण सदिश पी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, चूंकि सिग्मा पी बराबर होता है पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, ध्रुवण सदिश।
ठीक है, तो सिग्मा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर। तो पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, इक्वेशन नंबर 8। फिर हम जानते हैं परावैद्युत पदार्थ के लिए, चूंकि परावैद्युत पदार्थ के लिए हमने पढ़ा था पी वेक्टर बराबर होता है काई ई वेक्टर, काई ई। अब E1 आ जाएगा परिणाम विद्युत क्षेत्र, तो E1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9। अब P वेक्टर की जगह हम क्या लिख देंगे, काई ई वेक्टर, इधर आ जाएगा। तो काई E1 वेक्टर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 में हम E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। E1 का मान हमने इससे पहले निकाला था। E1 बराबर हमारे आया था क्या, E1 का मान आया था सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम लिख देंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, इधर से कर देता हूं, यहां से देखिए। हम जानते हैं चूंकि E1 वेक्टर बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, तो अभी पढ़ा था ना हमने, तो क्या हो जाएगा, काई ई इंटू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है यहां तक। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके, सॉल्व करने पर सिग्मा इधर कॉमन आ जाएगा, तो काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर इधर सिग्मा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो इधर बचेगा काई ई बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बच जाएगा यहां तक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो काई ई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुणा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, गुणा कर लीजिए। काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो काई ई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन आर माइनस 1, और ये ही संबंध हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया आपके 11। ठीक है, ये किस किस के मध्य में संबंध आ गया, काई ई वैद्युत प्रवृत्ति और एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक में संबंध आ गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। देखिए हमने इससे पहले यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमारे आ गया था परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया था, समीकरण 6 आया था ना हमने इससे पहले, तो समीकरण 6 से ये कर दिया हमने। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया। अब सिग्मा पी को इधर ले आओ, एक तरफ ले जाओ, तो ये इधर आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो सिग्मा पी बराबर आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। अब सिग्मा पी का मान यहां क्या होगा, पी वेक्टर ध्रुवण सदिश के बराबर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिग्मा पी की वैल्यू पी वेक्टर के बराबर होगी, तो पी वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। और हमने पढ़ा था ध्रुवण सदिश पी वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती,
और समानुपाती का चिन्ह हटाते तो ये तो ध्रुवण सदिश का मान ये आया था ना। अब यहाँ पे परिणाम विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर है, तो P वेक्टर बराबर हो जाएगा काई E E1 वेक्टर। तो P वेक्टर की जगह हमने ये लिख दिया काई E E1 वेक्टर। और हमने पढ़ा था E1 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो इसका मान हमने लिख दिया E1 वेक्टर की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब इन दोनों में सिग्मा कॉमन है, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, इधर क्या बचा केवल काई ई बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, काई ई की वैल्यू हमको निकालनी है, इसके नीचे एक मान लेंगे तो काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुणा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया है। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे आगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को 1 से करेंगे यही आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट जाएगा, क्या बचेगा केवल यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये वैद्युत प्रवृत्ति होगी, ये परावैद्युतांक में क्या हो गया है, संबंध हो गया है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, एक टॉपिक और है उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या होता है? उपांत प्रभाव मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है आपका उपांत प्रभाव। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कई बार। देखो उपांत प्रभाव क्या होता है, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर, प्लेटों के जो किनारे हैं, किनारों पर पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। और किनारों पर पृष्ठावेश घनत्व अधिकतम होने के कारण विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। जैसे ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र मैंने ले लिया। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर क्या होता है, एक प्लेट पर धनावेश हो गया, दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश, ये ऋणावेश हो गया। ठीक है, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समांतर होती है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। ये विद्युत बल रेखाएं होगी जो एक दूसरे के कैसी होती है, समांतर। परंतु ये जो किनारे होते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के, ये जो किनारे होते हैं ये वाले, इन पर आवेश अधिक होता है, क्योंकि किनारों पर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब ये वाला आंतरिक सतह पर तो इधर ही होगा, बाह्य सतह पर इधर ही, अब किनारे पर इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर, तो किनारे पर आवेश अधिक होता है। और किनारे पर आवेश अधिक होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है किनारों पर, वो प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे नीचे की तरफ हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये वक्रीय हो जाती है, तो वक्रीय होने के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, असमान। ये विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, असमान, असमान हो गया। और मध्य में कैसा होता है, समान, मध्य में समान होता है और बाहर किनारों के पास कैसा होता है, असमान। इस घटना को हम कौन सा प्रभाव कहते हैं, उपांत प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहते हैं, उपांत प्रभाव। तो उपांत प्रभाव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों पर पृष्ठावेश घनत्व अधिक होने के कारण, किनारों पर पृष्ठावेश घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है, जिससे किनारों पर विद्युत क्षेत्र असमान होता है, जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान। इस घटना को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये चित्र बना देंगे, ठीक है। ये आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो खत्म हो गया, काफी अच्छा टॉपिक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।